हेलो फ्रेंड्स, मीशा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में मैं शुभा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ। मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। आज जो मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ कि आपके पेरेंट्स का अलग से हेल्थ इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमारे पास वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, उसमें हमारे पेरेंट्स इंक्लूड हैं और कुछ प्रॉब्लम होती है देन वी विल लुक आफ्टर। बट जब मैं ये आप सब क्लियर करूँगी, कुछ पॉइंट्स 4 पॉइंट्स क्लियर करूँगी, तो आपको ये सब पता चलेगा कि हाँ, उनका अलग से इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। ये 4 कैटेगरी में मैं इस अपने टॉपिक को समड अप करूँगी। पहला है कि हमको क्यों लेना चाहिए, हमको कौन सा प्लान लेना चाहिए और क्या फ़ीचर्स हैं जिसको हमको केयर करनी चाहिए उनका इंश्योरेंस लेते वक्त, और अमाउंट क्या होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस में। तो सबसे पहले मैं आती हूँ, टॉपिक है कि हमको क्यों लेना चाहिए। सपोज़ आपका पेरेंट्स की एज है 61 टू 65 की रेंज में है, आपकी एज है 35। आपने उनका इंश्योरेंस अपने कंपनी का जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है उसमें उनको इंक्लूड किया हुआ है। पर जो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रीमियम फ़िक्स होता है इंश्योरेंस का। तो उनकी एज है 65, आपकी एज है 35, तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कभी और वो जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती हैं उनको, या कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उनको कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है उनके साथ। सो इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस आप अलग से लीजिए और अपना न्यूक्लियर फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस अलग रखिए। एंड सेकेंडली बात आ जाती है, टॉपिक आ जाता है कि कौन सा प्लान लें। तो ये आता है, आपको ऑलरेडी आप वो फ्लोटर प्लान में आपके साथ थे, पर उनके लिए आप अलग से जब प्लान ले रहे हैं तो उनके वो इंडिविजुअल प्लान में ही आप जाइए और फ्लोटर प्लान बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि कॉर्पोरेट प्लान में क्या होता है, ऑलरेडी वो आपके साथ इंक्लूडेड थे, उनकी पीडी के अकॉर्डिंग वेटिंग पीरियड रहता है। और वो वेटिंग पीरियड जैसा खुदा न खास्ता आपने कभी अपनी जॉब छोड़ दी, तो जो पीडी के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है वो रीसेट हो जाता है ज़ीरो पे। तो अगर अलग दूसरी कंपनी में आप जाएंगे, वहाँ आपका हेल्थ इंश्योरेंस चालू होगा, तो वहाँ पे उनको फिर से वही ज़ीरो से वेटिंग पीरियड चालू हो जाएगा। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि उनके लिए अलग से इंश्योरेंस लीजिए और एक इंडिविजुअल और ट्रेडिशनल प्लान अपने पेरेंट्स के लिए लीजिए। थर्डली बात आ जाती है कि हम कौन से फैक्टर्स हैं जिसका हम ध्यान रखें अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप जैसे ही हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ, आप एंटर करते हैं, आपका बिलिंग चालू हो जाती है, नर्सिंग चार्जेस लग जाते हैं, डॉक्टर की विज़िट लग जाती है और टेस्ट चालू हो जाते हैं। तो डे टू डे आपके एक्सपेंसेस चालू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी पॉलिसी में कवर हो रही हैं कि नहीं, ये आप क्लियर आउट करिए। सेकेंडली आ जाता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये आपका हर पॉलिसी में 30 डेज़ प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है, 60 डेज़ का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। सपोज़ कोई उनको डॉक्टर ने कोई सर्जरी प्रिस्क्राइब की है, 10 दिन बाद उनकी सर्जरी है, तो उसके पहले वो घर पे हैं, उनका कुछ मेडिकेशन चल रहा है, कुछ दवाई चल रही है, कुछ टेस्ट होने हैं, तो वो 30 डेज़ का आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी में कवर होता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है हॉस्पिटल से जब घर वापस आ गए उनको लेके, तो जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ मेडिकेशन होता है, कुछ टेस्टिंग होती है, डॉक्टर बुलाते हैं कि आप 15 दिन बाद आके चेकअप कराइएगा, तो वो सब चीज़ें 60 डेज़ का आपको एक्सपेंसेस मिलते हैं पॉलिसी में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है कि नहीं, फिर डे केयर ट्रीटमेंट है कि नहीं। डे केयर में आपका कैटरेक्ट वगैरह का है और कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आपके विद इन अ डे ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो है कि नहीं उसमें। फिर आता है आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होते हैं। अभी ये कोरोना के टाइम पे था कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं या घर पे ही होते हैं, जैसे कोरोना था, मलेरिया होता है, जॉन्डिस होता है, ये सब चीज़ें आपके घर पे ही ट्रीटमेंट चलता है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है कि नहीं है उसमें प्लान में। फिर आ जाती है बात आपकी कैपिंग की, रूम रेंट और आईसीयू चार्जेस में। रूम रेंट आपका, जब सपोज़ आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो 1% आपका रूम रेंट रहता है, तो आपको 5 लाख के हिसाब से सिर्फ 5,000 रुपये मिलेगा रूम रेंट। और आईसीयू चार्जेस 2% रहता है, तो आपको 10,000 मिलेगा।
आप बताइए, आप अगर अपने पेरेंट्स को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं तो आपको 5,000 में कहाँ कमरा मिलेगा? आईसीयू चार्जेस कहाँ 10,000 रुपये होते हैं। तो इसके लिए एक है कि या तो फिर आप कैपिंग देखिए, कैपिंग ना हो आपकी पॉलिसी में, या फिर ये आपका सम एश्योर इतना होना चाहिए कि ये 1 और 2% जो है आपकी नीड को मीट आउट कर पाए। एक ये प्रिकॉशन लेना है, इस चीज़ को चेकआउट करिए आप। फिर आ जाती है बात पीईडी की आपका, और पीईडी आता है, फिर आते हैं आपके क्रिटिकल इलनेस। पीईडी है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस, सपोज़ बीपी है, आपको डायबिटीज़ है या कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स को, तो वो चीज़ें आप ज़रूर डिस्क्लोज़ कीजिए पॉलिसी लेते वक्त, क्योंकि उनमें क्या होता है, वेटिंग पीरियड होता है 1 से लेकर 4 साल तक होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड वो लोग हर अलग अलग डिजीज़ पे रखते हैं। तो एक साल से ज़्यादा आपका वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। ये फॉरमोस्ट आपको प्रिकॉशन लेना है पेरेंट्स का इंश्योरेंस लेते वक्त। 1 साल से ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होगा तो एटलीस्ट 1 साल उनका निकल जाता है कोई भी डिज़ीज़ को कवर अप करने को या कुछ हैंडल करने को, कि चलो मेडिकेशन ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कोई ऐसा एडवर्स पोजीशन नहीं आए तो 1 साल निकाल सकते हैं। पर 3 साल या 4 साल जो है बहुत लंबा पीरियड होता है, तो ये एडवाइजेबल है कि 1 साल से ज़्यादा आप वेटिंग पीरियड पीईडी के लिए नहीं रखिए। देन बात आ जाती है कोपे की आती है। कोपे होता है कुछ पॉलिसीज़ में, पेरेंट्स की पॉलिसीज़ में कोपे होता है। सपोज़ आपका 100 रुपये का खर्चा आया तो कंपनी कभी कहती है कि हम 70 रुपये देंगे, 30 रुपये आपको बियर करने पड़ेंगे। एक आप देखिए कि कोपे आपको ना लगे, और दूसरा आप, मैंने पहले बोला था कि कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये दो प्रिकॉशंस, और तीसरा प्रिकॉशन है कि वेटिंग पीरियड आपका 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आ गई, और फिर आती है क्रिटिकल इलनेस। सपोज़ पेरेंट्स को कुछ हार्ट प्रॉब्लम ना हो, कैंसर वगैरह का कुछ दिक्कत है, अगर कुछ पहले भी कुछ रहा हो अगर ऐसा, तो वो चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी पॉलिसी में कि नहीं। क्रिटिकल इलनेस का कवर आप ज़रूर देख लें। एंड लास्टली बात आ जाती है जो 3 पॉइंट्स मैंने बोले, वो प्रिकॉशंस आप ज़रूर ले लीजिए, पीईडी का, कैपिंग का, कोपे का और वेटिंग पीरियड। ये 4 आपको पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है। देन लास्टली बात आ जाती है, मैं समडअप करूँगी कि उनका कितना अमाउंट होना चाहिए इंश्योरेंस का। तो आज के मेडिकेशन और ख़र्चों को देखते हुए और इतना इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए उनका कम से कम 10 से 15 लाख के बीच में इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कैंसर की स्टेज में भी 10 से 15 लाख के बीच में खर्चा आता है। सपोज़ बहुत ही हाई लेवल आप कैंसर की बात करें सीधा, और भी कोई ट्रीटमेंट होते हैं तो इतना मान के चलिए कि आप 10 लाख रुपये तो आपका खर्च होगा ही। तो 10 से 15 लाख के बीच में कोशिश कीजिए, और उनके लिए कंजूसी मत कीजिए। उन्होंने पूरा जीवन आपको दिया है, आज आपकी बारी है उनके लिए कुछ करने की। So thank you friends, I hope I have cleared all your doubts. Even then you have any doubts, you can comment me, I will surely give you the solutions for that. एंड मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।